ये कहानी है देवदार घाटी की, जहां बर्फ हर साल एक सफेद चादर बिछा देती है। इस घाटी में रहते थे दो बहनें, हिमानी और शीतल। इनकी जिंदगियां इस बर्फ की तरह बिल्कुल अलग थीं। हिमानी के कम पढ़े लिखे होने के कारण हिमानी का विवाह एक गरीब लेकिन मेहनती बर्फत का कारीगर लकड़ी काटने वाला से हुआ। वही शीतल की सुंदरता पर रीझ कर एक अमीर व्यापारी धनपाल ने उससे विवाह किया। सुंदरता का घमंड तो शीतल को बचपन से ही था। विवाह के बाद उसे धन दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें बर्फ से ढकी घाटी में आसपास ही रहा करती थीं। शीतल का घर सफेद महल जैसा दिखता था, जबकि हिमानी की कुटिया धुंधली झोपड़ी जैसी थी। जब भी मौका मिलता, शीतल हिमानी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। अरे हिमानी, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे चांदी के कंगनों का एक सेट दिलवाया है जिसमें नीलम जरा है। और तुम्हारे लकड़ी के लट्ठे वाले ठिकाने के पास वाला जो देवदार का जंगल है वो भी हम खरीद रहे हैं। तूने तो इस बर्फबारी में कुछ भी नया नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं। तुम्हारे पति के तो इस सर्द मौसम में खाने के ठिकाने नहीं है, वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। हिमानी को बुरा तो लगता, किंतु वह मन मसोस कर रह जाती। उसके दिन बड़ी तंग हाली में गुजर रहे थे। इस कड़ाके की ठंड में 2 वक्त की गर्म रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती। अरे शीतल बहन, आज हमारे घर पर आग जलाने के लिए सूखी लकड़ी और खाने का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति वजीर अमीर मालिक के घर पर गए, मगर मालिक ने पेशगी देने से इनकार कर दिया। तो शीतल बहन, आज तुम थोड़े चांदी के सिक्के से मदद कर दो। बर्फ पिघलने पर जब लकड़ी बिकेगी, हम तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है? अगर तू कल आती तो शायद मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे लट्ठे वाले ठिकाने के पास वाला जंगल जो हम खरीद रहे हैं, तो आज सुबह सुबह मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए। घर में आज पैसे नहीं हैं। लेकिन शीतल ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। वो केवल अपनी अमीरी की शेख ही बघारती रही। एक दिन हिमानी ने सोचा, शीतल ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं मेरे बड़े पहाड़ी मामा के घर हिमखंड गांव जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ। वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। बर्फ से ढके रास्ते पर आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। बाबा के हाथ में एक भारी पुराना मिट्टी का पात्र था जिस पर बर्फ जमी थी। अरे बाबा, इतनी कड़ाके की बर्फबारी में आप ये भारी पात्र लेकर कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले हिमखंड गांव में मेरा घर है, वहीं ये पात्र लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी उसी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ, अपना ये पात्र मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं तो ले जाऊंगा ये पात्र, तू क्यों इस ठंड में तकलीफ उठाती है? अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ, दे दो मुझे ये पात्र। हिमानी ने पात्र ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। हिमानी ने बूढ़े बाबा के घर तक पात्र छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। और वो अपने मामा के घर पहुंच गई, मगर उस समय मामा घर पर नहीं थे। अरे मामी, मामा कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है बेटी। अरे मुझे मामा से जरूरी काम था। क्या काम है? मुझसे कहो। अरे मामी, मैं क्या बताऊं, अभी हमारे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास इस सर्दी में 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं।
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई बर्फ का खजाना है जिसमें से सोने के टुकड़े तोड़कर तुम्हें हम दे दें? हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं। ठीक है, पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से जाओ। ठीक है मामी, मैं चलती हूँ। मामी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वो अपने गांव वापस लौटने लगी। इस बर्फीली शाम में उसका मन और भी उदास हो गया। अरे बेटी, इधर आओ। अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, मैं वो अपने मामा के घर पर उनसे मदद मांगने आई, मगर हिमानी ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। बाबा ने ध्यान से सुना। बेटी, ले तू इन तीनों बर्फ के गोले जैसे दिखने वाले पात्रों में से एक पात्र ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो ये पात्र के अंदर मेवों के लड्डू हैं, तू वो लड्डू खा लेना बेटी। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा वो ही बहुत है। अरे बेटी, ले लो, तू भी तो मेरी बेटी जैसी है। फिर बाबा के बार बार कहने से हिमानी वो पात्र बाबा से ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। और फिर वो अपने घर की ओर जाने लगती है। उसका पति बर्फ का कारीगर चिंतित होकर उसका इंतजार कर रहा था। अरे हिमानी, आज तुम अपने बड़े मामा के घर गई थी। तुम्हारे मामा ने कुछ मदद करी? वहाँ गई थी, मगर मामा तो घर पर नहीं थे और मामी ने तो मुझे घर से भगा दिया। अच्छा, इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा और ठंडा रहना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं जब मामा के घर से वापस लौट रही थी तब मुझे रास्ते में एक बूढ़े बाबा मिले और वो बाबा ने मुझे एक मेवों के लड्डू से भरा पात्र दिया। कहा कि रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ, फटाफट से तुम वो लड्डू ले आओ, हम दोनों खाएंगे। आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही हिमानी पात्र को खोलकर देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, सोने की मोहरें, वो भी इतनी सारी। अरे क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मोहरें। तुम्हें ये पात्र किसने दिया? मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये पात्र एक बाबा ने ही दिया। अरे बाप रे बाप, भगवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। तुम सच बोल रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। देवदार घाटी में रात भर ये खबर आग की तरह फैल गई। सबसे पहले ये बात शीतल और धनपाल के कानों तक पहुंची। अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले तो ये मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई थी और अब तो हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के लकड़ी के ठेकों में दिहाड़ी से काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे मामा के घर की ओर जाते देखा था। क्या? मामा के घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है मामा के घर से ही इतनी सारी धन दौलत लेकर आई होगी। मगर तुम्हारा मामा कैसा है जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? उनकी बहन की बेटी तुम भी तो हो। मामा के लिए तो दोनों बहनें सामान्य हैं, तो फिर दोनों बहनों को बराबर का हिस्सा देना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। मामा की संपत्ति पर जितना उसका अधिकार उतना ही मेरा अधिकार है। हम लोग कल सुबह ही मेरे मामा के घर चलेंगे।
फिर वो दोनों सुबह सुबह कड़ाके की बर्फ में अपने मामा के घर उनसे मिलने जाते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं जो अब और भी थके लग रहे थे। अरे बेटी, तुम जरा ये पात्र को उठाकर मेरे कंधे पर रख दोगी क्या बेटी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो क्या? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता, तो कृपया करके बेटी बस तुम ये पात्र को मेरे कंधे पे रख दो बेटी। रख दूं? तो क्या तुम हमसे पूछकर बूढ़े हुए थे? खुद ही तो बूढ़े हुए हो। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बूढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। मगर शीतल ने उन बाबा की कोई मदद नहीं की। वो उसके मामा के घर पहुंच जाती है। अरे मामा मामी, अभी कुछ दिन पहले छोटी बहन हिमानी यहाँ पर आई थी क्या? हाँ शीतल, थोड़े दिन पहले हिमानी आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वो घर आई थी मैं बाहर शहर में था, उससे केवल तुम्हारी मामी ही मिली। मामी, तुमने उससे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उससे कुछ भी नहीं दिया। हमारे पास कुछ होगा तो ही तो उससे देंगे। अच्छा, इसका मतलब आपने उससे कुछ नहीं दिया। ठीक है मामा, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी जा भी रहे हो, खाना तो खा कर जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि मामा से मिलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं। अरे मामा ने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धनमाया फिर कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी ठंड में चलने के बाद मुझे बहुत जोर की प्यास लग रही है। तुम्हें मामा के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? तभी उन्हें फिर वही बूढ़े बाबा दिखते हैं जो अब अपनी झोपड़ी के पास थे। बाबा, एक लोटा पानी मिल सकता है क्या? क्यों नहीं बेटी, बेटा आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने तो तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दिया था, तो भी तुमने हमें पानी दिया है। तो क्या हुआ बेटी, वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर्म है। और बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े मामा रहते हैं। अच्छा बेटी, तुम वो हरिया की बहन की बेटी हो ना? बेटी, तुम्हारी एक और भी बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे मामा से मिलने आई थी? बाबा, हाँ, वहाँ थोड़े दिन पहले मामा से मिलने आई थी। मगर बाबा, तुम्हें कैसे पता? अरे बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बिचारी बच्ची ने मेरा पात्र मुझसे लेकर मेरे झोंपड़ी तक छोड़ा। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन मामा के घर से होकर आई है, तब से उसके पास में खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वो उसके अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आ रही। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नीयत अच्छी होने से ही धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा, तुम कैसी बात कर रहे हो? बताता हूँ बेटी, बताता हूँ, सब बताता हूँ। बेटी, यहाँ पर जितने भी ये पात्र रखे हैं, ये कोई साधारण पात्र नहीं है। ये पात्र मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नीयत के परिणाम देने वाले पात्र हैं। क्या? इंसान के कर्मों का पात्र? ये कैसा पात्र है बाबा? मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। ये कर्मों के पात्र हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस पात्र में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपको विपत्ति ना हो तो एक पात्र क्या हमें आप दे सकते हैं? हम भी हमारा कर्म आजमा कर देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, ले लो। तुम भी एक पात्र ले लो, तुम भी अपने कर्म और अपनी नियत का फल पाओ। शीतल को भी बाबा ने एक पात्र दे दिया और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रात के समय जैसे ही वो पात्र खोलते हैं,
उनके पात्र में से बहुत सारे बर्फीले कीड़े और विषैले जीव निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने पात्र में से तो कीड़े निकले। अपने कर्मों के हिसाब से अपन को ये बिल्कुल सही मिला है। अपन बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी की मारी अपने पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन अपन ने उसकी मदद नहीं करी। कर्म ऐसे करने के बाद अपन अच्छे फल के परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपने पैसे का बहुत घमंड था। मैंने मेरी बेचारी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके बस अपनी अमीरी से उसे नीचा दिखाती। शीतल और उसके पति को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हो रहा था। देवदार घाटी में उस रात बर्फ तेज हुई, मगर उनके हृदय में लालच की ठंड पिघल चुकी थी। उन्होंने सबक सीखा कि असली धन दौलत अच्छी नीयत और मदद करने वाले कर्मों में है, न कि सोने चांदी में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।